हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स मार्च 2021 में आया है। ये टोटल 80 मार्क्स का था एंड 3 आवर्स का टाइम था आपके पास। ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड दोनों ही पार्ट्स 40 मार्क्स ईच थे। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे एंड आंसर्स क्या थे इन क्वेश्चंस के वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये आंसर्स क्यों थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके इसके बेसिस पर नीचे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट कैन द ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन नॉट इनकम्पास, तो यहाँ पर देखिए जो हमने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर इसका आंसर है ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन कैन एनकम्पास नीदर द एंडलेस पर्टिकुलरिटी ऑफ द सर्फेस ऑफ थिंग्स नॉर द एक्सट्रीम वेरिएशंस इन स्केल दैट डिफाइन द फिजिकल वर्ल्ड। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शंस देखिए द एंडलेस पेक्यूलियरिटी ऑफ द सर्फेस ऑफ थिंग्स, प्लस सी वाला ऑप्शन द एक्सट्रीम वेरिएशंस इन स्केल दैट डिफाइन द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो अगर हम डी ऑप्शन देखें, बोथ ए एंड सी, सो दैट मीन्स अ करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes। तो नीचे हमें कोट्स दिए गए हैं, ये देखिए, ये दिस इज़ 1 कोट, दिस इज़ 2, 3, ऐसे ही करके आपको टोटल 4 कोट्स दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा कोट है जो सूट करता है सेंट्रल आइडिया को इस पैराग्राफ के। तो अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए एक लाइन है, even the children born in slums do not have a bright future. Their future becomes bleak and they are forced to work in order to help their families meet their daily needs। कि मतलब जो बच्चे स्लम्स में पैदा होते हैं उनका फ्यूचर भी आगे ब्राइट नहीं होता, वो भी वैसे ही रहते हैं और वो भी अपने पेरेंट्स की तरह, अपनी फैमिली की तरह, उनको भी उतने ही हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने रोज़ की ज़रूरतें पूरे करने के लिए। तो अगर हम देखें ये कोट्स में, तो ये जो सेकंड कोट है इसको ये बिल्कुल सेम जो है मैच करता है सेंट्रल आइडिया जो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है। सेवरल जनरेशन्स ऑफ स्लम इन्वायरमेंट विल प्रोड्यूस अ स्लम हेरिडिटी, कि बहुत सी जनरेशन भी अगर जो है रहे उस स्लम इन्वायरमेंट में, आगे वो स्लम हेरिडिटी ही पैदा करेंगी। तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ डू द रिच एंड पुअर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो रिच और पुअर एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर ये क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ से ढूंढेंगे हम, और सारे देखिए क्वेश्चन के आंसर्स हमने पैराग्राफ में से ही लेने होते हैं, अपने आप से बनाकर नहीं हमने लिखने होते। चाहे हमें आंसर पता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन हमने पैराग्राफ के हिसाब से आंसर करने हैं। ये देखिए, ए फॉर देयर सर्वाइवल, कि रिच को चाहिए पुअर अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जो उनको हेल्प चाहिए उसके लिए, कि जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए, एंड पुअर को रिच चाहिए उनके फॉर मीन्स ऑफ अर्निंग्स, पैसा कमाने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। What has migration done to Delhi? माइग्रेशन की वजह से दिल्ली पर क्या असर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर इस पैराग्राफ में बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। ये देखिए जो अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ पे आंसर है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट दिल्ली इज़ पॉइज्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर विद 5 लाख पीपल माइग्रेटिंग टू दिस मेट्रोपोलिस एवरी ईयर, कि हर साल जो 5 लाख के करीब लोग माइग्रेट करते हैं, यहाँ पर शहरों में आते हैं, इससे क्या है, दिल्ली ऑलमोस्ट डिज़ास्टर की कगार पर है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज़ माइग्रेशन डन टू दिल्ली? तो ऑप्शन इज, ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट हैज़ लेड दिल्ली टू द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। नेक्स्ट 5th पर चलते हैं। वाई आर न्यूज़पेपर्स फुल ऑफ क्राइम्स? कि न्यूज़पेपर्स जो है वहाँ पे क्राइम से क्यों भरे पड़े हैं, इतनी ज़्यादा हमें वारदातों की न्यूज़ क्यों आती है, न्यूज़पेपर में क्यों मिलती है? तो ऑप्शंस यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, हम फिर से ढूंढने यहाँ पे जाके चल के देखते हैं पैराग्राफ में क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा यहाँ पे ये देखिए लाइन, द न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ क्राइम्स कमिटेड, ब्रेकडाउन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ एंड करोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो किस वजह से क्राइम्स से भरा पड़ा है न्यूज़पेपर? क्योंकि हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो ख़राब हो रही हैं, बिल्कुल जो है ख़त्म हो रही है हमारी जो वैल्यूज़, प्लस ब्रेकडाउन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। तो ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे 2 रीज़न्स बताए हुए हैं कि इन दोनों वजह से जो न्यूज़पेपर में क्राइम बढ़ रहा है। अब देखिए हम आंसर ढूंढते हैं इस ऑप्शन में। तो एक तो बिकॉज ऑफ ब्रेकअप्स, यहाँ पर आना था ब्रेकडाउन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, प्लस सेकंड क्या है, बिकॉज ऑफ करोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो दोनों ए और बी है, दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय द स्लम्स? अब जो स्लम होने से क्या फ़ायदा होता है, अगेन हम ऊपर चलेंगे पैराग्राफ में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, येट दे टू सर्व अ पर्पस, यहाँ पे देखिए ये दे टू सर्व अ पर्पस, दे प्रोवाइड चीप लेबर एंड कैप्टिव वोट बैंक्स। ये एक तो स्लम से हमें सस्ती लेबर मिलती है, प्लस वोट बैंक भी होता है, वहाँ से वोट्स बहुत होती हैं। हमारा क्वेश्चन, एक तो दे प्रोवाइड चीप लेबर, सेकेंडली दे आर कैप्टिव वोट बैंक। तो दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, ए एंड सी। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स डू नॉट हैव अ डैश फ्यूचर एज दे लिव इन डैश पॉवर्टी। तो जो बच्चे स्लम्स में रहते हैं उनका कौन सा फ्यूचर नहीं होता, ब्राइट फ्यूचर नहीं होता उनका, एंड बिकॉज दे लिव इन एक्यूट पॉवर्टी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, bright and acute. Next question, the word in para 1 which means the same as conception. पैराग्राफ 1 में ऐसा कौन सा वर्ड है इन 4 वर्ड्स में से जिसका मीनिंग सेम होता है कंसेप्शन? सो द आंसर इज इमेजिनेशन। कुछ इमेजिन करना, कोई कंसेप्ट, कुछ कंसेप्शन करना, इमेजिनेशन। कई स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंशन भी लग सकता है। अब ये भी कुछ हद तक करेक्ट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा करेक्ट आंसर है दैट इज़ इमेजिनेशन। नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट स्लम? स्लम के बारे में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सही है? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑप्शन है। दे प्रोवाइड चीप लेबर, ये तो राइट है, चीप सस्ती लेबर मिलती है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये भी उसमें बताया गया है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं स्लम्स। दे एक्ट एज कैप्टिव वोट बैंक्स, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि यस वोट बैंक्स है एक तरह से ये। दे हैव अ पूल अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी राइट है। दे रिप्रेजेंट पुअर अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। दे कंटेन पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, कि जो अलग अलग लोग स्टेट से लोग माइग्रेट होकर आए हैं यहाँ स्लम्स में, वो लोग रहते हैं, ये भी राइट है। अब हम देखेंगे इनमें से ऑप्शंस क्या हैं ए बी सी डी में। तो डी देखिए, ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो स्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारा क्या यहाँ पर आंसर आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? सबसे सूटेबल टाइटल क्या होगा, अर्बन वर्सेस रूरल, या टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, या प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स, या माइग्रेटिंग टू दिल्ली अ डिजास्टर?
तो यहाँ पर सबसे सूटेबल होगा प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स, कि जो स्लम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में ये पैराग्राफ है। ये देखिए, ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स की पूरी बात इन्होंने बताई है, कैसे जो स्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं या क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसी के बारे में ये पैसेज है। तो ये बिल्कुल सूटेबल टाइटल होगा ऑप्शन सी। ना कम टू क्वेश्चन नंबर, ये अगेन 10 गलती से लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। विच वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड ऑफ पुअर? इनमें से कौन सा वर्ड है जो वर्ल्ड ऑफ पुअर को नहीं दर्शाता? तो ये हमने ध्यान रखना है, नॉट करस्पॉन्ड लिखा है। तो वर्ल्ड ऑफ पुअर डार्क तो होता ही है, डिंजी भी होता है, डिप्रेसिंग भी होता है। अब कौन सा नहीं होता? वेल लिट, कि बहुत चमक दमक नहीं होती इसमें, ज़्यादा जो है अच्छी तरह से लिट, वेल लिट नहीं होता। सो दिस डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड ऑफ पुअर। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो है सी। नेक्स्ट, ब्रीडिंग ग्राउंड्स रेफर टू। जब पैराग्राफ में ब्रीडिंग ग्राउंड की बात की गई है तो किसकी बात हो रही है? स्लम्स की, डेली वेज लेबरर्स की, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव? ये स्लम्स की बात हुई है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आएंगे। अच्छा, और आपने ये ध्यान रखना है, जो ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है कोई भी 10 करने के लिए, कोई भी 10 कर सकते हो, और आपको जो है 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाइए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड कोरोना इन लैटिन मीन्स। इसमें जो है बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स पड़े हैं, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है ये देखिए, सीधे ही आंसर पड़ा है, कोरोना मीनिंग क्राउन और हेलो। तो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन बी, क्राउन और हेलो। नेक्स्ट इज व्हेन डिड चाइना इन्फॉर्म अबाउट द न्यू वायरस? चाइना ने कब इन्फॉर्म किया न्यू वायरस के बारे में? अगेन इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर पड़ा हुआ है, द न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक केम टू लाइट ऑन 31st December 2019 when China informed the World Health Organization. So ये डेट देखो, 31st December 2019. So the correct option is option A, 31st December 2019. Next, the first case of this virus was reported in, सबसे पहला केस इस वायरस का कहाँ पर रिपोर्ट हुआ था? तो ये देखिए यहाँ पर, the cases of pneumonia of an unknown cause in Wuhan city in Hubei province of China. तो ये देखिए, ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी। So this is the correct answer. Next, what does the word pandemic mean in the passage? तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है? अ डिजीज़ प्रेवलेंट ओवर सिटी, जो एक शहर में रहे बीमारी, या जो बीमारी एक स्टेट में फैले, या जो बीमारी पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, या जो बीमारी कुछ सिटीज़ में फैले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिजीज़ प्रेवलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड। जो बीमारी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसे पेंडेमिक बोलते हैं या पेंडेमिक। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पैराग्राफ में। तो सभी आंसर्स हमने इस पैराग्राफ से ढूंढकर ही लिखने हैं। ये देखिए यहाँ पे है, द डिजीज़ स्प्रेड टू मोर प्रोविंसेस इन चाइना एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो इट वॉज डिक्लेयर्ड अ पेंडेमिक। Okay, next. What is the name of the virus which causes corona? तो उस वायरस का नाम क्या है जिससे कोरोना होता है? तो अगेन इसका आंसर भी यहाँ पर है, ये देखिए, द वायरस हैज़ बीन नेम्ड SARS-CoV-2 एंड द डिजीज़ इज़ नाउ कॉल्ड COVID-19। तो डिजीज़ COVID-19 है, बट वायरस SARS-CoV-2। तो यहाँ पर ये देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, SARS-CoV-2। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द वायरस एज अ पेंडेमिक? अगेन उसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है,
World Health Organization. So this is the correct answer. Option C, WHO stands for World Health Organization. Next, dash is one of the symptoms of COVID-19. तो COVID-19 का एक सिम्टम इनमें से कौन सा है? तो ऊपर देखिए ऑप्शंस, ये देखिए आपको जो है सिम्टम्स इस पैराग्राफ में दिखेंगे. कफ, स्नीज, एक मिनट, यस. तो यहाँ पर देखिए आपको जो सिम्टम्स, सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर फीवर, कफ, रनी नोज, सोर थ्रोट, हेडेक एंड ट्रबल ब्रीदिंग. तो ये जो है हमें सिम्टम्स बताए गए हैं. इनमें से ऑप्शंस देखते हैं. तो ऑप्शंस में है सोर थ्रोट, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, रैशेस ऑन द स्किन. सो द करेक्ट आंसर इज सोर थ्रोट. Next, according to the passage, which country has the maximum coronavirus cases? इस पैसेज के हिसाब से कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस हैं? तो यहाँ पे देखिए जो टेबल दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा केसेस कौन सी कंट्री में शो हो रहे हैं? यूएसए में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Next, which word in para 1 is the synonym of collection? Synonym means similar meaning वाले word, जो same meaning हो जिस word का. तो collection word के साथ कौन सा word है जिसका same meaning है? So the correct answer is cluster. Option D, cluster. Next, which of the following is true regarding the passage? इनमें से कौन सी statement है जो true है? तो फर्स्ट देखिए ये जो पैसेज है, इट सजेस्ट अ क्योर टू द डिजीज़. तो नहीं, ये ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें डिजीज़ का क्योर नहीं बताया गया. इट टेल्स अस अबाउट द न्यू पैंडमिक. यस, इसके बारे में बताया गया है जो नया पैंडमिक जो है हम जिससे आजकल डील कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू इट पैंडमिक इज़ नेचुरल. ये भी नहीं कुछ बोला गया इसके बारे में, ये नहीं बोला कि नेचुरल है या अननेचुरल. चाइना हैज़ रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस. तो ऐसा भी नहीं पैसेज में बोला गया. तो द करेक्ट आंसर इज इट टेल्स अस अबाउट द न्यू पैंडमिक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. द क्वारंटीन सजेस्टेड इन द पैसेज इज़ फॉर द पीरियड ऑफ. जो क्वारंटीन इस पैसेज में सजेस्ट किया गया है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए? अगेन ये पैसेज में देखिए आंसर मिलेगा यहाँ पर हमें. तो यहाँ पर देखिए, और कोई भी आंसर आपने जब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हम आंसर करते हैं इसमें सारे आंसर्स हमने पैराग्राफ से ढूंढ कर ही लिखने होते हैं. अपने आप से हमें नहीं डिसाइड करना या अपने आप से हमें जो है गेस नहीं मारना कि इसका आंसर ये हो सकता है. तो जो भी पैसेज में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है. तो ये देखिए यहाँ पर ये जो आंसर पड़ा है हमारा, this includes keeping infected people in quarantine for a certain period, generally 14 days. So 14 days इस पैसेज में दिया गया है. So our answer is option B, 14 days. So quarantine suggested in the passage is for the period of 14 days. Next, choose the correct option that is based on the data of top 5 countries affected with coronavirus. तो जो हमें ऊपर डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन नीचे क्या है. USA has twice the number of cases reported in India. क्या ये राइट है? कि जो इंडिया के जो नंबर ऑफ केसेस बताए गए हैं 2906348 एंड यूएसए के 5812163. अगर आप इसको ऐड करते हैं जो इंडिया के नंबर हैं तो ऑलमोस्ट ये जो है यूएसए के केसेस बन जाते हैं. तो दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि यूएसए के डबल द केसेस हैं जो इंडिया में जितने केसेस हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, पेरू हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ केसेस. लेट्स सी. यस, इस टेबल के अकॉर्डिंग पेरू के सबसे लेस नंबर ऑफ केसेस हैं.
नीदर इज करेक्ट। सी ऑप्शन, क्या दोनों में से कोई सही नहीं था? तो ऐसा नहीं है। डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। येस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यूएस के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया के केसेस से डबल है, प्लस पेरू के सबसे कम नंबर ऑफ केसेस हैं। दैट मीन्स डी ऑप्शन जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं लिटरेचर सेक्शन पर। तो आपको जो एक्सट्रैक्ट आया है ये आया है आपको द लिटिल गर्ल चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द रिलेशन ऑफ द लिटिल गर्ल विद द फादर? तो लिटिल गर्ल का क्या कैसा रिलेशन था अपने फादर के साथ? द लिटिल गर्ल वॉज स्केयर्ड ऑफ अ फादर। ये लिटिल गर्ल थी, वो अपने फादर से डरती थी। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस डज द लिटिल गर्ल नोटिस आफ्टर वॉचिंग मैकडॉनल्ड्स विद देयर चिल्ड्रन? तो किस तरह का डिफरेंस उसने नोटिस किया जब उसने मैकडॉनल्ड्स को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा? तो यस, फन लविंग थे उसके जो है मैकडॉनल्ड्स जो थे वो फन लविंग थे, लेकिन इसके फादर नहीं थे। प्लस अगर हम कम्युनिकेशन देखें, लिटिल गर्ल जो केजिया है उसमें और उसके फादर में कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स और उसके जो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स के जो बच्चे हैं उनमें ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। तो ये दोनों ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों ही आप जो है लिख सकते हो। अगर आपने फन लविंग लिखा है वो भी करेक्ट है, कम्युनिकेशन भी करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। जो ट्रू नहीं है इस एक्सट्रैक्ट को लेके, इस चैप्टर को लेकर, द लिटिल गर्ल वाले चैप्टर के हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर। यस, ये राइट है, तो ये नॉट ट्रू वाली उसमें नहीं आएगा। सेकेंड, लिटिल गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे विद हर फादर। यस, इतना इसका जो है इसकी बिकॉज इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था तो अपने फादर के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहती थी। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, लिटिल गर्ल ऑलवेज एडमायर्ड हर फादर फॉर हिज गुड बिहेवियर। नो, दिस इज नॉट ट्रू। लिटिल गर्ल वॉन्टेड हर फादर टू बी लाइक मैकडॉनल्ड्स फादर। यस, ये राइट है। नेक्स्ट, हर फादर वॉज फन लविंग पर्सन। नो, ये ट्रू नहीं है, उसके फादर फन लविंग पर्सन नहीं थे। बोथ फादर एंड डॉटर हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज दे शेयर एवरीथिंग। क्या उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था? नो, ये भी गलत है। सो दैट मीन्स कौन सी स्टेटमेंट्स है जो नहीं ट्रू? थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3, 5 एंड 6। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल हियर रेफर्स टू। यहाँ पे लिटिल गर्ल का क्या नाम था? इट वॉज केजिया। नेक्स्ट, विच फ्रेज इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू हैंगिंग? इसमें से कौन सा फ्रेज है जो हैंगिंग के साथ हम जो है नहीं यूज़ करते हैं? हैंगिंग टाइम, हैंगिंग चेयर, हैंगिंग कोट या हैंगिंग लाइट? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, हैंगिंग टाइम भी होता है। हैंगिंग टाइम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो हवा में सस्पेंडेड होता है तो कितने टाइम तक वो बिना किसी सपोर्ट के अपने आप को हवा में रख सकता है, दैट इज़ इट्स हैंग टाइम। और हैंगिंग चेयर्स भी होती हैं जो स्विंग की जैसे होती हैं, आजकल हैंगिंग चेयर्स आती हैं। हैंगिंग लाइट्स भी होती हैं। अब हैंगिंग कोट, अब हम जब कोट को हैंग करते हैं उसको हम हैंगिंग कोट नहीं बोलते, अभी से कोट दैट इज़ हैंगिंग या फिर द कोट दैट इज़ हंग। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हैंगिंग कोट है दिस इज़ इनकरेक्ट, ये फ्रेज गलत है। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, हैंगिंग कोट, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच फ्रेज इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू हैंगिंग। तो हैंगिंग टाइम, हैंगिंग चेयर, हैंगिंग लाइट्स हम बोल सकते हैं, लेकिन हैंगिंग कोट जो है इनकरेक्ट साउंड कर रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इवन ओके, तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, आपके पास चॉइस थी या तो ऊपर वाला द लिटिल गर्ल वाला एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते थे या नीचे एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर में से जो एक्सट्रैक्ट है उसके क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज टोटो नॉट एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर बिफोर?
तो पहले ग्रैंड मदर ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था टोटो को? तो बिकॉज ही वॉज मंकी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको पहले पता ही नहीं था कि मंकी है या कोई और पेट है, और सिर्फ मंकी है इस वजह से उसने नहीं एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, बिकॉज ग्रैंडफादर डिड नॉट इन्फॉर्म द ग्रैंड मदर अबाउट टोटो। नो, ये भी नहीं राइट। बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट अनदर पेट। यस, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट अनदर पेट। अब नेक्स्ट है, बिकॉज टोटो वॉज मिस्चीवियस। यस, टोटो मिस्चीवियस था, लेकिन यह भी ग्रैंड मदर को पहले ही नहीं पता था कि वो मिस्चीवियस होने वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट अनदर पेट। उनके ऑलरेडी घर पे बहुत सारे पेट थे, उनको और पेट नहीं चाहिए था। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। अगेन, जो ट्रू नहीं है। टोटो वॉज अ मिस्चीवियस पेट, ये राइट है, ट्रू है, वो नॉटी पेट था। सेकेंड, टोटो एंड नाना बिकेम फ्रेंड्स। नो, दिस इज नॉट ट्रू, नहीं फ्रेंड्स बने थे। टोटो एंड नाना शेयर्ड सेम स्टेबल फॉर अ नाइट। यस, एक रात के लिए दोनों ने सेम स्टेबल शेयर किया था। टोटो वॉज द मंकी एंड नाना वॉज द डोंकी। ग्रैंड मदर लाइक टोटोज मिसचीफ। नो, ग्रैंड मदर को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। ग्रैंड फादर को उसकी मिसचीफ अच्छी लगती थी, लेकिन ग्रैंड मदर को नहीं। ग्रैंड मदर प्रोटेक्टेड टोटो इन एवरी इंसिडेंट। नो, बिल्कुल नहीं प्रोटेक्ट करते थे ग्रैंड मदर। टोटो वॉज लव्ड बाय एवरी पेट इन द जू। नो, ये भी रॉन्ग है, उसको कोई पेट जो है जू में नहीं लाइक करता था। तो इसमें जो नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट्स कौन सी है? 2, 4, 5 एंड 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। 2, 4, 5, 6 जो स्टेटमेंट्स है वो नॉट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई डिड ग्रैंडफादर पे अ विजिट टू द स्टेबल। तो ग्रैंडफादर ने क्यों स्टेबल में विजिट किया? तो यहाँ पर देखिए ऊपर इसका जो आंसर है, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। तो ये देखिए, ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू चेक वेदर नाना, सॉरी नॉट नाना, B is the correct answer, to check whether Toto was comfortable. So this is the correct answer, B, to check whether Toto was comfortable. Next, why was Toto sent to stable? Toto को stable क्यों भेजा गया? तो यहाँ पर अगेन हम एक्सट्रैक्ट में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सॉरी ये लाइन देखिए, Toto was finally accepted by grandmother. He was given a comfortable home in the stable. तो उसको कंफर्टेबल होम देने के लिए स्टेबल में भेजा गया। तो यहाँ पर हमारा देखिए आंसर, वाई वॉज टोटो सेंट टू स्टेबल? टू गिव हिम अ कंफर्टेबल होम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स ग्रैंडफादर? तो ग्रैंडफादर इनमें से क्या थे? एनिमल लवर, मनी माइंडेड, स्ट्रिक्ट या अनफीलिंग? ही वॉज एनिमल लवर, उनके पास बहुत से एनिमल्स थे, तो पता चलता है कि वो एनिमल लवर थे। नेक्स्ट, अब ये नीचे एक्सट्रैक्ट है, ये हमारी पोम में से है, विच इज रेन ऑन द रूफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेन ऑन द रूफ। वॉट इज द पोएट डूइंग व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग? तो पोएट क्या कर रहे हैं जब बारिश होने लगती है? ही इज़ लाइंग ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं। बिकॉज आपको याद होगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना अच्छा फील होता है जब बाहर बारिश हो रही है और आप अंदर कंफर्टेबली अपने बेड पर पिलो को प्रेस करके लेटे हुए हो। सो दैट मीन्स ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड, यू कैन लाई लिसनिंग टू द पैटर। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज़ द पोएट फीलिंग इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे देखिए इस लाइन में, एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली दैट मीन्स ही वॉज फीलिंग सैड, उसको वो डार्कनेस जो है सैड लग रही है। एक्चुअल में डार्कनेस सैड नहीं है, पोएट सैड है, इसीलिए उनको डार्कनेस जो है अंधेरा सैड लग रहा है। नेक्स्ट,
द वर्ड ह्यूमिड शैडोज डिस्क्राइब, तो यहाँ पर ह्यूमिड शैडोज से क्या मतलब है? द क्लाउड्स, क्योंकि ह्यूमिड है क्लाउड्स, उसमें पानी है, मॉइस्चर है, एंड क्लाउड्स को यहाँ पर रेफर किया गया है ह्यूमिड शैडोज में. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज टू डिस्क्राइब रेन इन द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? ये देखिए, दिस इज द लास्ट लाइन. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस है पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर. सिमिली होती है जब कोई चीज़ हम किसी के साथ कंपेयर करें और उसमें एज या लाइक वर्ड यूज़ हो. तो यहाँ पर ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो रही, एंड लाइक या एज वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, सो इट इज़ नॉट सिमिली. मेटाफर ऑल्सो कंपैरिजन होती है, तो कंपैरिजन नहीं हो रही, अगेन ये मेटाफर भी नहीं है. पर्सोनिफिकेशन होता है जब कोई हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन ट्रीट करें. तो यहाँ पर लास्ट लाइन में तो एटलीस्ट एक्सक्यूज मी, लास्ट लाइन में एटलीस्ट ऐसा नहीं है. नाउ कम टू ऑप्शन बी, एलिट्रेशन. तो यहाँ पर देखिए, एंड लाई लिसनिंग, तो यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं लाई एंड लिसनिंग, दोनों क्लोजली प्लेस्ड हैं एंड दोनों का स्टार्टिंग साउंड इज ल. तो ये जो है एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की. तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है? एलिट्रेशन. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच. ओके, सो नेक्स्ट जो है इट्स, तो ये ऑन किलिंग अ ट्री पोम में से एक्सट्रैक्ट है, ये स्टैंजा लिया गया है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएट ऑफ दीज लाइन्स इज जीव पटेल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. टोन ऑफ द पोएट, इस पोम में क्या टोन है? सरकास्टिक. तो बड़े सरकास्टिकली बोला गया है कि हम कैसे ट्री को किल कर सकते हैं. द पोएट इज टेकिंग द ट्री टू बी सिम्बॉलिक ऑफ, ट्री किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? डीप रूटेड ईविल, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बहुत आसान नहीं है ट्री को ऐसे ही जो है किल करना, उसको पूरे रूट से, जड़ों से उसको ख़त्म करना पड़ता है. तो एक तरह से हमारी जो इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो ईविल होती है, वो भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ता है. तो ये ट्री सिंबलाइज करती है डीप रूटेड ईविल को. नेक्स्ट, द पोएट सेज it has grown slowly consuming the earth to indicate that. तो जब यहाँ पे लाइन में बोला गया है it has grown slowly consuming the earth, इसका क्या मतलब बनता है? ट्री grows by taking nutrition from the earth, कि जो ट्री है वो अर्थ से न्यूट्रिशन लेकर ग्रो करती है. नेक्स्ट, इन लाइन absorbing years of sunlight, air, water, the poet refers to. तो ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं जब पोएट कहते हैं कि जो ट्री है वो सालों साल जो है सनलाइट, हवा, पानी, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जब ट्रीज, ये प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं करेक्शन करना चाहूँगी. ये जो कंट्री का नेम है, मैंने पेरू इसको प्रोनाउंस किया, बट इसको करेक्टली प्रोनाउंस करते हैं पेरू. एंड ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन है हेलो. स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, इसीलिए इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं. इस क्वेश्चन पेपर का जो ग्रामर पार्ट है एंड जो लिटरेचर सेक्शन है वो हम सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो वो वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें. थैंक यू.